वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। इसका हमने एक लेक्चर दिया था जिसका जो इंट्रोडक्शन पे था रिगार्डिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं आपके साथ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि ये वो लेक्चर है जिस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, सीधे एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कंफर्म है, इससे क्वेश्चन आएगा ही बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो स्टार्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम एक इम्पॉर्टेंट सेल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल। लेट अस स्टार्ट। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था, थोड़ा बहुत रिवाइज करने जा रहा हूं। लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था, एक बीकर में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था। एक्वस कॉपर सल्फेट, इसमें हमने लिया था कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया था और हमने इसमें एक इलेक्ट्रोड इंसर्ट किया था। इलेक्ट्रोड मतलब एक मेटल रॉड जो सरफेस प्रोवाइड करता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। ये इलेक्ट्रोड एक्टिव भी हो सकता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड जो एक तो सरफेस प्रोवाइड करता है, दूसरा खुद भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में टेक पार्ट करता है। नंबर 2, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होता है जो खाली सरफेस प्रोवाइड करता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए, खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन में। ये मैं यहाँ पे एक जिंक की रॉड ले रहा हूँ, मतलब ये जिंक इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ। एक्टिव इलेक्ट्रोड की एग्जांपल्स है जिंक, कॉपर, सिल्वर। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के एग्जांपल है पैलेडियम, प्लैटिनम एटसेट्रा। देखो, ये एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है। इसमें क्या हो रहा था, ये हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था। इसमें क्या हो रहा था, यहां से जिंक उतर के आता है सॉल्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ Zn2 पॉजिटिव, राइट। ये था सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट वो चीज होती है जो डिसोसिएट होता है वाटर में इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। ये डिसोसिएट होगा Cu2+ में और SO4 में। अब इसमें Cu2+, जब जिंक आया बाहर इन द फॉर्म ऑफ Zn2 पॉजिटिव और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर उसके बाद इस पे जाता है और कॉपर वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और कन्वर्ट होता है कॉपर में। Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट होता है कॉपर सॉलिड में। जिंक उतर के आता है रॉड से सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव, मतलब जिंक था पहले सॉलिड था ना, ये सॉलिड रॉड पे। इसको क्या होता है, ये सॉल्यूशन में आता है इन द फॉर्म ऑफ Zn2+ एक्वस। एक्वस मतलब ये सॉल्यूशन में अब आ गया, प्लस वहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, वो रॉड पे एक्यूमुलेट होते हैं। अब यहां से कॉपर चला जाता है इस रॉड पे, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और कन्वर्ट होता है कॉपर सॉलिड में। सॉल्यूशन से Cu2+, वो Cu2+ एक्वस ये सॉल्यूशन में था,
ये वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और कन्वर्ट होता है Cu सॉलिड में। अब देखो यहां से Zn ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, मतलब ये ऑक्सीडेशन है। यहां सेकंड में कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, दैट मीन्स ये रिएक्शन रिडक्शन है, राइट। फर्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन, सेकंड रिएक्शन रिडक्शन। अगर मैं इनको एडअप कर लूं वो बनेगी इस कंपार्टमेंट में ओवरऑल रिएक्शन, नेट रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल होंगे जब मैं इनको एडअप कर लाऊं, क्या होगा, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये अब देखो यहां पे ये रेडॉक्स रिएक्शन, दोनों को मैंने कंबाइन किया, ये बन गई रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये रिडक्शन रिएक्शन, ये दोनों को मैंने कंबाइन किया, ये बन गई ओवरऑल रिएक्शन जो रेडॉक्स रिएक्शन है। इसकी ऑक्सीडेशन हुई और इसकी रिडक्शन हुई है। इतना क्लियर? मतलब एक ही बीकर में ऑक्सीडेशन भी हुई और एक उसी बीकर में रिडक्शन भी हुई। इनिशियली ये सॉल्यूशन था, जो ऑब्जर्वेबल चेंजेस मैंने लास्ट टाइम पे आपको समझाए थे। इनिशियली ये सॉल्यूशन था ब्लू कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन्स। ये सॉल्यूशन होता है ब्लू विट्रॉल, इसको बोला जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन्स। अब देखो Cu2 पॉजिटिव आयन्स यहाँ पे जाते हैं, वो कन्वर्ट होता है कॉपर सॉलिड में, मतलब यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। इसीलिए इस सॉल्यूशन का कलर टाइम के साथ साथ फेड्स अवे होता है, मतलब वो डिसअपियर होता जा रहा है ब्लू कलर। साथ में और एक ऑब्जर्वेबल चेंज, इस सॉल्यूशन का अगर हम टेम्परेचर देखेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाए, मतलब ये सॉल्यूशन थोड़ा बहुत बाहर से, जब हमने इसको हाथ लगाया, अगर ये गिलास बीकर में हमने की है, ये थोड़ा बहुत बाहर से गर्म लग रहा है। मतलब ये अपने आप, मैंने खाली इसमें कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया और ये रॉड मैंने डिप की, तो अपने आप ये कुछ ऑब्जर्वेबल चेंजेस आ गए। और भी 2 चेंजेस है, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे रेडिश कलर की अपीयर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, क्योंकि ये कॉपर अब यहाँ जा रहा है। और साथ में ये चीज़ भी बोली थी, जिंक टाइम के साथ साथ इसका वेट रिड्यूस होता जा रहा है, क्योंकि जिंक बाहर अब आ रहा है सॉल्यूशन में। वो छोड़ दो, मेरा यहाँ पे है, देखो जो इसमें ऑब्जर्वेबल चेंजेस पाई गई है, टेम्परेचर इंक्रीज होना, मतलब यहाँ पे केमिकल एनर्जी, जो यहाँ पे केमिकल एनर्जी थी अंदर, वो कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा टॉपिक अब ये है, उस हीट एनर्जी से मेरा कोई फायदा नहीं हुआ है, मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। जब मैंने डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन की, डायरेक्ट है ना, ये इंटरनल रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। इंटर मतलब यहां से ये गया इधर और ये गया इधर, ये डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है। इस डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन से जो एनर्जी बाहर आई है, जो एनर्जी रिलीज हुई है, उससे मेरा कोई फायदा नहीं हुआ है। अब अगर मैं उस एनर्जी को किसी यूजफुल वे में यूटिलाइज कर लूं, इनडायरेक्ट वे में, तो मेरा कोई काम बन सकता है। मैं उस एनर्जी की मदद से बल्ब को भी चला सकता हूं, कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट जैसे कि हीटर, गीजर को चला सकता हूं, या बैटरी चला सकता हूं इससे। तो मेरा अब काम ये है, जो यहां से एनर्जी बाहर आई है, रिलीज हुई है इन द फॉर्म ऑफ हीट, अब मैं एक सूटेबल इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा और इस यहां से जो एनर्जी बाहर आई है, उस एनर्जी को मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने जा रहा हूं बाय इनडायरेक्ट वे। यहां तो डायरेक्ट हुआ था, यहां पे क्या हुआ, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन से एनर्जी बाहर आई इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब मैं इनडायरेक्ट वे यूज कर लूंगा और उस एनर्जी को मैं कन्वर्ट कर लूंगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके लिए, ये करने के लिए, ये सब करने के लिए एक डिवाइस की जरूरत होती है,
जिस डिवाइस का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिससे मैं ये काम करूं, ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर लूं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उस डिवाइस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो ये रिएक्शन अपने आप हुई है, ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है ये तो अपने आप हुई है, मैंने इंसर्ट किया ये रॉड और साथ में ये चेंजेस ऑब्जर्व हुई है, तो मतलब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसका मतलब अगर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, खुद हुई है अपने आप, मैंने कुछ भी नहीं किया है, अपने आप ये रिएक्शन हुई है, इसका मतलब इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी होगा वो क्या होगा, लेस देन 0, मतलब वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब सिस्टम एनर्जी वही से दे रहा है, ये तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब सिस्टम वही से एनर्जी दे रहा है। अगर एनर्जी सिस्टम ने दी है, अब मुझे उसी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, उसके लिए मुझे डिवाइस चाहिए, जो कि हमारा आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये आप नोट कर लेना, ये डिवाइस क्या मैंने जो हमें लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था वही रिवाइज मैंने किया है। ये क्या था, ये डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन से हुआ था। साइंटिस्ट लोगों को यही दिमाग में आया था, यही से बर्थ हुई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, क्योंकि उनको पता था ये हुआ, इस हीट से कोई फायदा नहीं हुआ, अगर हम कोई इनडायरेक्ट वे यूज कर लेंगे, उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा काम बन सकता है। इसीलिए यहीं से बर्थ हुई है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। केमिकल सेल समझ लेना, इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों एग्जाम्स के लिए, बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, बोर्ड के एग्जाम में तो कंफर्म है, इससे तो क्वेश्चन आना ही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, ये एक डिवाइस है, क्या है, एक डिवाइस, वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, या वापस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। सिंपली डेफिनेशन ये है, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये वो डिवाइस है। अब यहां से एक काम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में और वापस केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये दो टाइप्स की होती है, राइट, ये दो टाइप्स की होती है। एक को बोलते हैं हम गैल्वेनिक सेल, इसके बहुत सारे नाम हैं, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। दूसरे को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल वो होती है जो सीई केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ईई। इसका उल्टा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है इन दो सेल्स में, आप मेरी बात समझ लेना अच्छे से, आराम से। पहले हम इसको डिस्कस अच्छे से कर लेंगे, पूरा डिस्कशन हमारा पहला ये रहेगा, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट डिस्कशन में लेंगे। बाद में जब हमारा ये भी कंप्लीट होगा और ये भी कंप्लीट होगा तब हम इनको डिफरेंशिएट अच्छे से कर सकते हैं। अगर मैं ये अभी डिफरेंशिएट इनको कर लूं, आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ सकता है, राइट।
आपको एक भी पॉइंट इसमें समझ नहीं आ सकता है, क्योंकि आपको अभी ये भी मालूम नहीं है क्या है, ये भी मालूम नहीं है ये क्या चीज़ है। तो पहले इसको पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद इसको पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, बाद में एंड पे दोनों को डिफरेंशिएट आराम से कर लेंगे और आप खुद कर लोगे वो चीज़, मुझे पता है आप खुद कर लोगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आज के लेक्चर में हम पहला इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं गैल्वेनिक सेल से, इंपॉर्टेंट यही हमारा टॉपिक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस कर लेंगे। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल स्टार्ट कर लेते हैं। गैल्वेनिक सेल के साथ, गैल्वेनिक सेल को और एक नाम है इसका वोल्टाइक सेल। इसको वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, और एक नाम भी है ड्राई सेल भी आप बोल सकते हो, ड्राई सेल भी। आपके एनसीईआरटी पे जो है गैल्वेनिक सेल में, आपके एनसीईआरटी में जो गैल्वेनिक सेल एनसीईआरटी पे एक्सप्लेन की गई है उसका नाम है डैनियल सेल। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो प्लीज इग्नोर कर लेना, खुद देख लेना है। डैनियल सेल, डैनियल सेल, डैनियल सेल वो होती है, इसको हम बोलते हैं जिंक कॉपर सेल। ये एक एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल की, एक एग्जाम्पल है डैनियल सेल। इसी को हम डिस्कस कर लेंगे। वो तो गैल्वेनिक सेल अपने आप बन गई, इसको हम जब अच्छे से डिस्कस कर लेंगे बाद में हम किसी भी सेल को बना सकते हैं, किसी भी सेल की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और किसी भी सेल की वर्किंग एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो डैनियल सेल एक एग्जाम्पल है जो कि आपके एनसीईआरटी पे है। डैनियल सेल, जिंक कॉपर सेल, मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रोड जिंक है और दूसरा इलेक्ट्रोड कॉपर है, डैनियल सेल। फिर से बोल रहा हूं, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो प्लीज इग्नोर कर लेना। डैनियल सेल, जिंक कॉपर सेल है। एक इलेक्ट्रोड इसमें जिंक, दूसरा इलेक्ट्रोड कॉपर। देखो गैल्वेनिक सेल वो सेल होती है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये है गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें एक गैल्वेनिक सेल में, अब इसका डिस्कशन करने जा रहा हूं मैं। गैल्वेनिक सेल में एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन ऑकर्स। इसमें अपने आप एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो दैट मीन्स इसका जो डेल्टा जी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव होगा। इसका जो डेल्टा जी का वैल्यू होगा नेगेटिव। मतलब जब हम एक डैनियल सेल बनाएंगे तो इसमें एक अपने आप स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी, मतलब एनर्जी वहीं से रिलीज होगी। जो एनर्जी वहां से रिलीज होती है वो केमिकल एनर्जी होती है,
वही कन्वर्ट होती है डैनियल सेल में या गैल्वेनिक सेल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट होती है। इससे पहले हमने डैनियल सेल ही ली थी वो, बट डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हमने की थी जो स्टार्टिंग में बोला था इस लेक्चर में। वहां पे भी इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई है हीट एनर्जी में। अब मैं उसी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने जा रहा हूं, जो ये डैनियल सेल होती है ये उसी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेम ऑकर्स हियर आल्सो, मतलब यहां पर भी इसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है और जो केमिकल एनर्जी होती है उसको हम इनडायरेक्टली अब कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ आ रहा है? चलो इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन पार्ट डैनियल सेल का एग्जाम्पल है डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल की। इसको अच्छे से कंस्ट्रक्शन पार्ट डिस्कस कर लेंगे। बाद में आप खुद भी किसी भी सेल की, किसी भी डैनियल सेल की आप या किसी भी गैल्वेनिक सेल की आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। उसका कंस्ट्रक्शन पार्ट आप खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका वर्किंग पार्ट भी। देखो डैनियल सेल में होता क्या है, इसमें समझ लेना। ड्रा करना अच्छे से, क्योंकि एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्जाम में आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। क्योंकि इसके ऑलमोस्ट अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो हाफ मार्क्स डायग्राम के होते हैं। इसमें एक बीकर, 2 बीकर्स लेते हैं। बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है इसमें। कंस्ट्रक्शन पार्ट, हाँ समझो। एक बीकर में मेरे साथ आप ड्रा कर लेना जब आप ये वीडियो देखोगे। एक बीकर में हम एक्वस सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का लेते हैं, ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, राइट। दूसरे बीकर में हम एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का लेते हैं। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, वहां पे जगह है लिखने के लिए? हाँ है, क्योंकि बहुत कुछ लिखना है। जो फर्स्ट बीकर है इसमें हमने एक्वस सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का लिया है और इसमें हम एक इलेक्ट्रोड डिप करते हैं। इलेक्ट्रोड उसी मेटल का हम लेते हैं जिसका हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है। किसका एक्वस सॉल्यूशन मैंने लिया? जिंक सल्फेट का। तो मुझे इसमें जिंक इलेक्ट्रोड ही लेना है, जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड ही लेंगे। क्या मैंने इसमें लिया? जिंक इलेक्ट्रोड, मतलब एक जिंक की रॉड, जिंक रॉड। दूसरे में जिसका मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया है उसी का इलेक्ट्रोड लेने जा रहा हूं।
कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन लिया तो कॉपर का रॉड, कॉपर का रॉड मैंने इसमें डिप किया, कॉपर मेटल की रॉड, कॉपर रॉड, ये है जिंक रॉड। अब ये कॉपर रॉड एज इलेक्ट्रोड फंक्शन कर लेगा इसमें, और इस कंपार्टमेंट में जिंक रॉड एज इलेक्ट्रोड फंक्शन कर लेगा। अब देखो, अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्योंकि जब मैं क्लास 12th में था तब मुझे खुद कंफ्यूजन हुआ था, अगर मैंने जिंक सल्फेट लिया तो जिंक की रॉड ही क्यों ली, अगर यहाँ पे कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया तो कॉपर की रॉड ही मैंने इसमें डिप क्यों की, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए। चलो मैं ही अब आंसर दे रहा हूँ आपको। देखो, अगर मैंने यहाँ पे कोई किसी अदर मेटल की रॉड ली होती, राइट, अगर मैंने से सपोज यहाँ पे जिस तरह लास्ट पहले इसी लेक्चर के पहले में बोला था, अगर मैंने यहाँ पे कॉपर रॉड ली होती तब तो यहाँ पे तो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होती ना। अगर मैंने यहाँ पे कॉपर रॉड ही ली होती या सिल्वर रॉड तो यहीं पे रेडॉक्स रिएक्शन होती, फिर वही काम होता जो पहले हुआ था, मतलब डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होती, तो फिर से वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में, तो फिर से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैंने जिस मेटल का मैंने सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन लिया उसी मेटल की मैंने रॉड भी ली है, यहां पर भी वही किया। अगर यहां पर भी डिफरेंट लेता तो वहीं पे इंटरनल रेडॉक्स रिएक्शन होती, फिर फायदा है ही नहीं, फिर से डायरेक्ट केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, हीट एनर्जी में, तो फिर से फायदा हुआ ही नहीं। अब देखो, इन दो इलेक्ट्रोड्स को मैं अब एक्सटर्नली कनेक्ट कर रहा हूं ऐसे, इन दो इलेक्ट्रोड्स को मैं एक्सटर्नली कनेक्ट कर रहा हूं। यहां पे एक आप वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो, गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो, या एक बल्ब भी लगा सकते हो। चलो मैं अब बल्ब, यहां पे एक बल्ब लगा रहा हूं, एक्सटर्नली मैंने कनेक्ट किया इसे, और बीच में एक की सिंबल तो ये है, आप लोगों को पता ही है की। अब देखो, जब तक की ऑफ है तब तक कुछ नहीं होगा, राइट, जब तक की ऑफ है तब तक ये सॉल्यूशन एज सच ऐसे ही रहेगा, और इस कंपार्टमेंट में भी सॉल्यूशन एज सच ऐसे ही रहेगा। जब की ऑन प्रेस कर लो यहां पे तो ऑन होगी, उसके बाद क्या होगा, देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, ये जिंक की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है कॉपर से, मतलब इन दो को अगर हम कंपेयर कर लेंगे, इनमें से इलेक्ट्रॉन लॉस कौन कर सकता है, जिंक, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है कॉपर से, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। जब इनको आपस में हमने कंपेयर किया, क्योंकि ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देना, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बट जब हम उनको कंपैरिजन में लाएंगे तब इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है, तो मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है। जब यहाँ पे मैंने ये की प्रेस की, ऑन की मैंने की, तब यहाँ से क्या होगा समझ लेना, अच्छे से समझ लेना। देखो यहां पे जिंक क्या होगा, इस रॉड से जिंक आएगा सॉल्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ Zn2+। अंदर एक्चुअली था क्या सॉल्यूशन में, ZnSO4 का मतलब Zn2+ SO4 2-, अंदर था ना ये Zn2+ और साथ में था SO4 2- भी था, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट होगा वाटर में इनटू Zn2+ एंड SO4 2- में। अब यहाँ पर भी वही होगा, ये भी इलेक्ट्रोलाइट ही है, ये भी डिसोसिएट होगा इनटू Cu2+ SO4 2- में होगा।
अब देखो, जब की ऑन की मैंने, यहां से जिंक उतर के आएगा किसमें, सॉल्यूशन में, इन द फॉर्म ऑफ, ये था जिंक सॉलिड, तो यहां से सॉल्यूशन में जिंक उतर के आएगा इन द फॉर्म ऑफ Zn2+। मतलब यहां पे क्या होगा, Zn जो सॉलिड रॉड पे था वो सॉल्यूशन में उतर के आएगा Zn2+ एक्वस, मतलब ये अब सॉल्यूशन में आ गया इसलिए मैंने एक्वस लगा दिया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन देखो, मैं अब इसको थोड़ा बहुत ये आप समझ लेंगे, ये रॉड है, मेटल की रॉड। अब ये इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सॉल्यूशन में नहीं जाते हैं, वो रॉड पे एक्यूमुलेट होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहां पे होंगे इलेक्ट्रॉन। अब देखो की तो ऑन ही है, और जिंक उतर के आएगा, और जिंक उतर के आएगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन और एक्यूमुलेट होंगे, डिपॉजिट होंगे। अब यहां से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको पुश कर लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसको पुश कर लेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। समझ आ रहा है, क्योंकि अब इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आ गए तो ये इलेक्ट्रॉन पुश होंगे ऊपर की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा, ऐसे होगा फ्लो इलेक्ट्रॉन। अब बीच में एक इंस्ट्रूमेंट मैंने लगा दिया, अगर वो बल्ब है ये ग्लो होने लगेगा ग्लो, या अगर पोटेंशियोमीटर है वो भी डिफ्लेक्शन शो करेगा, या गैल्वेनोमीटर है या एम मीटर भी लगा सकते हो, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन हो दिखाएगा वो इंस्ट्रूमेंट। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए ऐसे, अब इस पे इलेक्ट्रॉन जमा होने लगे ऐसे। अब ये रॉड यहाँ पे, इस पे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हुए, डिपॉजिट होने लगे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में कॉपर Cu2 पॉजिटिव है, इन द फॉर्म ऑफ Cu2 पॉजिटिव, तो ये जाएगा इस पे ऐसे, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, और किस में होगा, सॉल्यूशन से जाएगा किसमें, कॉपर रॉड पे डिपॉजिट होगा, मतलब यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर अपीयर होगा ऐसे, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा कॉपर रॉड पे ऐसे। Cu जो था सॉल्यूशन में +2 एक्वस, वो जो इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए, एक्सटर्नल सर्किट है ये एक्सटर्नल सर्किट है बाहर से, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा और किस में कन्वर्ट होगा, Cu सॉलिड में, तो मतलब यहां पे डिपॉजिट होगा, राइट। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड। अब देखो यहां पे क्या हुई, इस कंपार्टमेंट में क्या हुई, ऑक्सीडेशन। उस कंपार्टमेंट में क्या हुई, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन तो गेन हुए हैं, इस कंपार्टमेंट में हुई रिडक्शन, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रोड है इस पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया। देखो यहां पे जिंक था, पहले ये रॉड न्यूट्रल थी, उसके बाद जब ये प्रेस की मैंने की तो यहां पे पॉजिटिव आ गया सॉल्यूशन में, और इस पे नेगेटिव चार्ज, मतलब ये क्या है, नेगेटिव। समझ आ रहा है, ये इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहां देखो ये पहले न्यूट्रल थी, अब यहां से पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, तो ये है पॉजिटिवली चार्जड। अब समझो, अब आपको नाम देना है, क्या ये कैथोड हो सकता है, क्या ये कैथोड हो सकता है, या क्या ये एनोड है, या ये एनोड है। कैथोड कौन हो सकता है इन दो में, या एनोड कौन हो सकता है। साइन कन्वेंशन पे नहीं जाना। अगर आपने जो आपने अभी तक जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, पॉजिटिव एनोड नेगेटिव कैथोड, वो आप वहीं पे रख लो, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होता है। जब हम दूसरी सेल पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वहां पे हमें उल्टा करना होता है साइन का। अब एक ही डेफिनेशन याद रखो, हमेशा एक ही डेफिनेशन याद रखो कैथोड और एनोड की, वो दोनों सेल में काम आएगा, गैल्वेनिक सेल में भी एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी। मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं कैथोड।
कैथोड किसका नाम है? कैथोड वो, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, क्योंकि इस डेफिनेशन में प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं है, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो। कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पे रिडक्शन होती है, वायर रिडक्शन ऑकर्स। वायर रिडक्शन ऑकर्स, भाई यही याद रखो, बस सारा खेल खत्म हुआ। एनोड, एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसपे ऑक्सीडेशन होती है, वायर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑकर्स। इसको आप गोल्डन वर्ड से लिख लेना। साइन मत याद रखो, साइन कभी भी याद मत रखना, क्योंकि साइन से आपको कंफ्यूजन होगा आगे। हमेशा कैथोड याद रखो, जिसपे रिडक्शन होती है वो कैथोड, और जिसपे ऑक्सीडेशन होगी वो एनोड। अब यहां पे खुद डिसाइड कर लो कौन एनोड हो सकता है और कौन कैथोड हो सकता है। अब यहां देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए ना, लॉस इलेक्ट्रॉन, Zn ने कन्वर्ट हुआ Zn2+ में, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, तो ये क्या होगा? एनोड। अब क्लियर? यहां पे क्या हुआ, इस पे इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हुए थे, वो बाद में किसने टेकअप किए? Cu2+। तो यहां पे क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडक्शन। रिडक्शन किस पे होती है? कैथोड पे। तो ये क्या है? कैथोड। अब बात समझो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है। गैल्वेनिक सेल में या डैनियल सेल, जो हमारा प्रेजेंट डिस्कशन है, गैल्वेनिक सेल में या डैनियल सेल में एनोड क्या होता है? पॉजिटिव। क्या लिखेंगे? एनोड, सॉरी नेगेटिव। एनोड क्या होता है? नेगेटिव। कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव। राइट? कैथोड होता है पॉजिटिव। इतना क्लियर? इतना आपको समझ आया? हमेशा याद रखो, ये टर्मिनोलॉजी याद रखो, ये बेसिक डेफिनेशन याद रखो। वो इलेक्ट्रोड जहां पे रिडक्शन होती है उसको हम कैथोड बोलते हैं, और वो इलेक्ट्रोड जहां पे ऑक्सीडेशन होती है उसका हमने नाम दिया है एनोड। तो गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड जो है, जो नेगेटिव होता है वो एनोड होता है, कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। राइट? यहां पे ऑक्सीडेशन हुई है तो ये नेगेटिव, यहां पे रिडक्शन हुई है तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन जमा हुए थे, ये बाहर आया था Zn2+, अंदर एक्यूमुलेट हुआ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डिपॉजिट हुआ कॉपर ने Cu2+, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये तो कॉमन सेंस भी है, अगर इस पे नेगेटिव है तो इस पे डेफिनेटली क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि मैंने बोला था रिडॉक्स रिएक्शन में 2 हाफ्स होती है, ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरा रिडक्शन हाफ। अगर इस कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन हुई है तो डेफिनेटली इसमें क्या होगी? रिडक्शन। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली इस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा ना। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये क्या होगी? रिडॉक्स रिएक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। ये याद रखो। और एक पॉइंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां हुआ? एनोड से कैथोड होता है ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से हुआ? यहां से इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन इस पे थे, अब और इलेक्ट्रॉन आ गए तो इन्होंने इसको पुशअप किया, ऐसे रिपेल किया तो ऐसे फ्लो होने लगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो समझो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नीट के लिए। इलेक्ट्रॉन फ्लो, डायरेक्ट एरो भी दिया मैंने। इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से होगा? एनोड से कैथोड। यहां पे फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। ये नेगेटिव से, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरह इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, वही इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब आपने फिजिक्स में भी ये भी पढ़ा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो ये है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि ये तो फ्लो
ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही तो हम करंट बोलते हैं ना। इसीलिए इसने थोड़ी बहुत, अगर यहाँ पे गैल्वानोमीटर होता या एम मीटर होता या पोटेंशियोमीटर होता, इसलिए इसने डिफ्लेक्शन शो की। या अब मैंने बल्ब लगा दिया तो ये ग्लो करने लगा, इसे ग्लो करने लगा क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की हो रही, करंट जनरेट हुई इसमें। तो वो केमिकल एनर्जी जो इनिशियली डायरेक्ट में कन्वर्ट हुई थी इन द फॉर्म ऑफ हीट, अब मैंने उसी को इनडायरेक्ट वे में कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बल्ब ग्लो होने लगा है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होगी, अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन फ्लो से। तो करंट की डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन ये है, मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की ये, तो करंट की क्या होगी? ये आई की डायरेक्शन ये होगी। तो करंट से, करंट की डायरेक्शन यहां पे लिख रहा हूं, ये आप नोट कर लेना ये चीजें। करंट की डायरेक्शन, आई की डायरेक्शन कहां से कहां होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, या कैथोड से एनोड, वही है ना, कैथोड से एनोड की तरफ करंट की डायरेक्शन। उसका अपोजिट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, उसका अपोजिट करंट की डायरेक्शन। तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखो। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, ऐसे जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में, गैल्वेनिक सेल में या डैनियल सेल में एनोड क्या होता है, उस पर क्या चार्ज होता है, कैथोड पे क्या चार्ज होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होती है, किस टर्मिनल से किस टर्मिनल, किस इलेक्ट्रोड से किस इलेक्ट्रोड की तरफ, या करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल या कैथोड से नेगेटिव, राइट। बस यहाँ से ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। अब और एक चीज देखो, ये है एक्सटर्नल सर्किट, मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई एक्सटर्नल सर्किट से, एक्सटर्नल सर्किट। अब और एक चीज देखो, इस कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन हुई, इसीलिए इसका नाम है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। रिडॉक्स रिएक्शन में दो रिएक्शंस होती है, एक ऑक्सीडेशन, दूसरी रिडक्शन। एक को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरे को हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। दोनों को आप कंबाइन कर लो, आपको ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन मिलेगी। तो इसका नाम है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये हाफ सेल है, ये भी हाफ सेल है, दोनों को आप कंबाइन कर लो तो कंप्लीट सेल मिलेगी। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल। या अब देखो, इस पे क्या है? एनोड। तो इसका दूसरा नाम है, इसमें एनोड है ना, इसको हम दूसरा नाम है एनोडिक हाफ सेल भी बोल सकते हैं, एनोडिक हाफ सेल भी बोल सकते हैं। अब ये देखो किस साइड में है, ये लेफ्ट साइड में, वो किस साइड में? राइट साइड में। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हाफ सेल भी। ये हमेशा, अब आप ये मत बोलो सर इसको हम उस साइड भी रख सकते हैं, ये हमेशा गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन हाफ सेल हमेशा लेफ्ट साइड में होती है, रिडक्शन हाफ सेल हमेशा राइट में होती है, हमेशा किसी भी गैल्वेनिक सेल में। तो इसलिए इसको बोलते लेफ्ट हाफ सेल। या ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव हाफ सेल भी आप बोल सकते हो। इसके अपने आप नाम दीजिए, क्या आएगा इसका नाम? रिडक्शन। इस कंपार्टमेंट में रिडक्शन हाफ सेल या कैथोडिक हाफ सेल या पॉजिटिव हाफ सेल, या और एक नाम है राइट हाफ सेल। राइट क्योंकि ये राइट साइड में है, राइट हाफ सेल भी आप बोल सकते हो, राइट। तो ये थी कुछ, मतलब इन दोनों सेल्स का नाम, क्योंकि मे भी हो सकता है किसी भी न्यूमेरिकल में आपको किसी भी नाम से देगा। ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी नाम दे सकता है, एनोडिक हाफ सेल से भी, लेफ्ट हाफ सेल से भी, या नेगेटिव हाफ सेल से भी। तो या इसको भी आप किसी भी नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको भी आप किसी भी नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। हम बेटा और एक तरीका भी आपको याद रखने का है, ये भी है। देखो एनोड पे क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये याद रखो, ये टर्मिनोलॉजी, ये टर्म्स याद रखो गैल्वेनिक सेल में। एनोड पे क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओनली गैल्वेनिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका रिवर्स होगा, बस याद रखो।
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रही है और ये रिडक्शन इस पे। अब देखो थोड़ा आगे मूव ऑन कर लेंगे। चलो ये मैं जो एक्स्ट्रा ओवर राइटिंग हुई इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। आई होप आपने नोट डाउन किया है। मुझे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है इसी में। सारा ये जो ओवर राइटिंग हुई है अब देखो बेटा समझ लेना, एनोड एनोड पे क्या हुआ, जिंक सॉलिड जो था रॉड में की जब ऑन की उसको ये हुआ, उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किए, वो कन्वर्ट हुआ Zn2+ में। मुझे कुछ और समझाना है, और एक्वस में चला गया वो, और वहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आए जो रॉड पे डिपॉजिट हुए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वो फ्लो होने लगे। कैथोड पे ये रहा, कैथोड पे क्या हुआ, कॉपर जो सॉल्यूशन में था Cu2+ एक्वस में, उसने उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो यहां से आ गए, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को उसने गेन किया और कन्वर्ट हुआ किसमें, कॉपर सॉलिड पे, और यहां पे डिपॉजिट हुआ। इसीलिए कुछ टाइम के बाद ये जो रॉड होती है जिंक रॉड, ये टाइम के साथ साथ थिन होती है, राइट, ये थिन होती है, इसका लॉस, इसका वेट रिड्यूस होता जा रहा है टाइम के साथ साथ, ये थिन होती जा रही है क्योंकि यहां से जिंक उतर के आता है सॉल्यूशन में कंटिन्यूअसली। सेम यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे डिपॉजिट हो रहा है कॉपर, ऐसे ब्राउन कलर यहां पे अपीयर होता है। तो ये जो रॉड होती है कॉपर रॉड, जो इनिशियली मान लो थिन थी, ये थिक होती जा रही है क्योंकि यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होता है, इसीलिए ये रॉड थिक होती जा रही है। कॉपर रॉड जिसपे रिडक्शन होती है, मतलब कैथोड थिक होता जा रहा है गैल्वेनिक सेल में, एनोड थिन होता जा रहा है गैल्वेनिक सेल में, क्योंकि यहाँ से जिंक उतर जाता है सॉल्यूशन में। अब देखो, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अभी भी ये सेल, ये बैटरी अभी हमने जो बनाई है ये अभी भी कंप्लीट नहीं है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, देखो आपने फिजिक्स में ये सुना होगा, फिजिक्स में आप फिजिक्स वालों ने आपको ये बताया होगा, बैटरी को आपको ये टर्मिनल 1, दूसरा टर्मिनल ये जो बड़ा डंडा होता है उसने फिजिक्स वाले साइन देते हैं पॉजिटिव, इस पे साइन देते हैं नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है बताइए। गैल्वेनिक सेल में देखो ये तो टाइम के साथ साथ क्या होता है, पतला होता है ना ऐसे, मैं याद रखता हूं ऐसे ही, आप भी ऐसे याद रखो, ऐसे ये टाइम के साथ साथ क्या होता जा रहा है, ऐसे पतला हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। इसीलिए मैं याद रखता हूँ, ये जो बड़ा डंडा होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा डंडा होता है बैटरी में वो नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इसके साथ बाद में ये करते हैं ऐसे, राइट। अब देखो जब ये रिएक्शन हुई है, तो यहाँ से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई तो ये ग्लो करने लगा। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये कंटिन्यूअसली ग्लो करेगा? अगर हम प्रेस ये जो की है इसको कंटिन्यूअसली ऑन पे रखेंगे, क्या ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली हो पाएगी? क्या जो बल्ब है वो कंटिन्यूअसली ग्लो करेगा? नहीं, ये थोड़ी देर के लिए जो सेल है थोड़ी देर के लिए काम करेगी, उसके बाद ये अपने आप स्टॉप होगी। इसके बाद ये मतलब इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट तक ये काम कर सकती है, इंस्टेंटेनियस।
सपोज 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट तक ये काम कर सकती है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपने आप इसकी वर्किंग स्टॉप होगी। अगर इतना हमने किया तो फायदा क्या है फिर? अगर हमने इतना किया है, सेल बनाई, फिर 1 मिनट तक चल गई, तो फायदा क्या है फिर? इसने स्टॉप अपनी वर्किंग क्यों की? दैट मीन्स इसमें अभी भी कुछ पेंडिंग है, ये अभी सेल जो है, ये सर्किट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो थोड़ी देर, ये देखो स्टॉप वर्किंग क्यों करेगी ये, इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई? अब यहां से आ रहे, उसके बाद उस पर आएंगे। यहां से आप सेल रिएक्शन लिख सकते हो, ये एनोड, ये कैथोड। सेल रिएक्शन क्या आ सकती है? सेल रिएक्शन Zn, इनको एड अप करना है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे। चलो उसको हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन में। समझो बात को, सेल रिप्रेजेंटेशन में सेल रिएक्शन समझाएंगे आपको, सेल रिएक्शन किस तरह से लिखना है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, वापस आएंगे अपने टॉपिक पे। ये इतना सर्किट हमने कंप्लीट किया है, उसके बाद ये 1 मिनट तक या 2 मिनट तक चल सकती है, उसके बाद ये अपने आप स्टॉप होगी इसकी वर्किंग। मसला क्या है, तो फायदा क्या है? दैट मीन्स ये जो सर्किट है अभी भी इनकम्प्लीट है, गैल्वेनिक सेल अभी भी इनकम्प्लीट है। क्यों? देखो यहाँ से समझो बात को, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्यों ये वर्क स्टॉप कर लेगी अपनी, क्यों इसकी वर्क स्टॉप होगी? यहाँ से जिंक आ रहा है सोल्यूशन में ऐसे। अब इनिशियली सपोज कर लेते हैं, जब इनिशियली की ऑन करने से पहले ये जो सोल्यूशन था जिसमें ZnSO4 था, ZnSO4 समझ लेना इंपॉर्टेंट, जिसमें ZnSO4 था, ZnSO4 होगा Zn2 प्लस में और SO4 2 माइनस। ये जो सोल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन हम 1 मोलर लेते हैं, 1 मोलर। तो इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन तो बराबर होगी ना, मतलब जितने नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयन्स होंगे। सेम यहाँ पर भी इसकी सोल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर सपोज कर लेते हैं, क्योंकि इनिशियली बिफोर की ऑन करने से पहले ये सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, ये सोल्यूशन भी न्यूट्रल होगा। दैट मीन्स Zn2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन SO4 2 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के बराबर होगी। यहाँ पर भी वही होगा, क्या होगा? Cu2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन बराबर होगी किसके बराबर? SO4 2 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इनिशियली की ऑन करने से पहले, क्योंकि ये सोल्यूशन न्यूट्रल था, यही सोल्यूशन भी न्यूट्रल था। अब एक प्रिंसिपल है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। एक इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल बोलता है ये सेल तब तक काम कर लेगी जब तक ये सोल्यूशन न्यूट्रल रहेगा, और इस कंपार्टमेंट में भी जब तक सोल्यूशन न्यूट्रल रहेगा तब तक ये सेल काम कर सकती है। अगर इसमें यहाँ पे या यहाँ पे चार्ज बिल्डअप हुआ है, क्या हुआ है? चार्ज बिल्डअप, तो इस सेल की वर्किंग स्टॉप होगी। अब समझो, इनिशियली ये था इलेक्ट्रॉन गए थोड़ी देर के लिए, भागे, यहाँ से आगे तो करंट आने लगी तो ये ग्लो होने लगा। अब जब टाइम के साथ साथ यहाँ से जिंक कंटिन्यूसली उतरेगा तो यहाँ पे इस कंपार्टमेंट में Zn2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा ना। ये Zn2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन जब यहाँ से जिंक उतरेगा, पहले ये कंडीशन थी, अब यहाँ से जिंक उतरेगा तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, किससे? दैट मीन्स अब ये Zn2 प्लस ज़्यादा है, अब ये सोल्यूशन क्या बनेगा? पॉजिटिवली चार्जड बनेगा, पॉजिटिवली चार्जड। यहाँ पे इसका अपोजिट होगा, पहले ये कंडीशन थी, न्यूट्रल सॉल्यूशन था अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। अब कुछ टाइम के बाद जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गए तो कॉपर गया, यहाँ पे डिपॉजिट होने लगा, तो यहाँ से अब कॉपर पॉजिटिव आयन कम होते जा रहे हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि पहले ये था, अब ये यहाँ पे गया, न्यूट्रल बन गया, तो अब ये बढ़ेगा। तो इस कंपार्टमेंट में क्या होगा? Cu2 प्लस कंसंट्रेशन कम होगी, किससे? SO4 2 माइनस से। तो मतलब ये जो सोल्यूशन है, ये क्या बनेगा? नेगेटिवली चार्ज।
तो चार्ज बिल्डअप हुआ, यहाँ पर भी चार्ज बिल्डअप हुआ पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पर भी चार्ज बिल्डअप हुआ नेगेटिव चार्ज। तो एज पर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल चार्ज बिल्डअप हुआ तो इसकी वर्किंग स्टॉप होगी। अब इस रेमेडी को दूर करना है, कैसे करेंगे? और एक वे में आप समझ सकते हो, देखो यहाँ से अगर ये समझ नहीं आया, और एक तरीका है, समझो बात को, यहाँ से जिंक उतर के आया, इस पे क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जितना जिंक यहाँ पे आएगा उतना नेगेटिव चार्ज इस पे डेवलप होगा। तो अगर यहाँ पे जिंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसे पॉजिटिव समझ लेना। अब पॉजिटिव आप कंसिडर करना Zn2+, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑपरेट होगा ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ऑपरेट होगा। मतलब अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को भागने नहीं देंगे, जाने देंगे क्या इलेक्ट्रॉन? अगर अंदर ही पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, क्या ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने देगा? अरे इसको बोलेगा मेरा इतना पॉजिटिव चार्ज है, आप किसी दूसरे का भला करने जा रहे हो, बोलेगा ना मेरा इतना पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, आप किसी दूसरा का काम करने जा रहे हो, तो पहले मेरा काम कर लो। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को भागने नहीं देगा एक्सटर्नल सर्किट से। तो हो गई ना स्टॉप इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट तो स्टॉप हुई, तो करंट कहाँ से चलेगी? तो ये तो स्टॉप होगा, कुछ देर के लिए चला, उसके बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप। या यहाँ से भी इस वे भी समझ सकते हो, यहाँ पे Zn2+, अब बहुत ज़्यादा Zn2+ आ गया, इस सोल्यूशन में Zn2+ बहुत ज़्यादा आ गया। अब ये सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्जड है, यहाँ से क्या आ रहा है? Zn2+। अगर सोल्यूशन ऑलरेडी चार्जड है, पॉजिटिवली चार्जड, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को तो रिपल कर लेगा ना रिपल। मतलब अब ये यहाँ से जो जिंक आएगा उसको ये पॉजिटिव उतरने नहीं देंगे। फिर से जब ये उतरेगा नहीं, इस पे इलेक्ट्रॉन कहाँ डेवलप होगा? इस पे इलेक्ट्रॉन कहाँ डिपॉजिट होगा? तो जब इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट ही नहीं होगा तो बाहर कहाँ मूवमेंट कर लेगा? अब यहाँ पे आप इसको और एक वे में समझेंगे, जब ये सोल्यूशन नेगेटिवली चार्जड बन गया, अब सोल्यूशन में SO4 2-, अब मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस। जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या वो कॉपर को यहाँ पे जाने देंगे? क्या वो कॉपर को इस रॉड पे डिपॉजिट होने के लिए जाने देंगे? क्योंकि ये तो उसको बोलेगा अरे यार हमारा तो अपना पास नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, आप यहाँ क्यों जा रहे हो? पहला मेरा ही काम कर लो ना, पहले मेरे साथ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ख़त्म कर लो। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव आयन को यहाँ पे नहीं जाने देंगे। जब ये यहाँ नहीं जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आ भी गया तो फायदा क्या है? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा ही नहीं फिर। या इसको आप इस वे में भी समझ सकते हो, इस वे में भी आप समझ सकते हो ऐसे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये सॉरी कॉपर पॉजिटिव यहाँ पे गया तो इस सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। जब इस सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऐसे, तो सोल्यूशन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। क्या ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को रिपल कर लेगा ना वापस? मतलब क्या ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को आने देगा? नहीं दे सकता है। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट वो कुछ टाइम के बाद स्टॉप होगी अपने आप। तो कहने का मतलब ये है थोड़ी देर के लिए ये जो सेल है ये काम कर सकती है, उसके बाद जब ये होगा इस सॉल्यूशन में या इस सॉल्यूशन में ये, इस सॉल्यूशन में ये, तो इसकी वर्किंग अपने आप स्टॉप होगी। अब क्योंकि इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट सब कुछ हो रहा है, यहाँ पर भी चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ पर भी चार्ज डेवलप हुआ, जब चार्ज डेवलप होगा तो इसकी वर्किंग पे इफेक्ट हो सकता है। अब उस रेमेडी को, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक सोल्यूशन है जिसका नाम है साल्ट ब्रिज। एक सोल्यूशन है जिसका नाम क्या है? साल्ट ब्रिज। वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। जो ये है पहले इसको आप समझो। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट सब कुछ हुआ है। अब जो इसकी रेमेडी है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। साल्ट ब्रिज जो है वही वो रेमेडी, वो प्रॉब्लम दूर करता है। आप इस लेक्चर को पहले देख लो, उसके बाद जो नेक्स्ट आने वाला लेक्चर है वो हम उसके बाद देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।